हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट पेपर सेकंड के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस में लेसन 8 शरीर में गति डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम संधि की बात करते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, जैसे हमारी कोहनी हुई, हमारा कंधा हुआ, हमारी गर्दन हुई। इन स्थानों को संधि कहते हैं। इनको हम मोड़ सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम धुराग्र संधि की बात करते हैं। धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को दाएं बाएं आगे पीछे घुमा सकते हैं। देखिए, जो धुराग्र संधि होती है, इसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। देखिए, अब हम हिंज की बात करते हैं। हिंज संधि कोहनी में हिंज, जिसको हम कब्जा भी बोलते हैं, हिंज संधि या कब्जा संधि होती है। कोहनी में हिंज संधि या कब्जा संधि होती है। अचल संधि, देखिए, जो ऊपरी जबड़ा होता है और कपाल, उसके मध्य अचल संधि होती है। देखिए, अब कार्पेल की बात करते हैं कि कार्पेल किसे कहते हैं। हमारी जो कलाई होती है वो लचीली होती है, जो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसके हम कार्पेल कहते हैं। देखिए, हम पसलियों की बात करें तो पसलियां जो होती है वो विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। देखिए, हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग भी इसमें सुरक्षित रहते हैं, पसलियों में। देखिए, अब हम मेरुदंड की बात करते हैं। देखिए, अपने एक मित्र से कहिए कि वो बिना घुटना मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियों को छुए। अब आप देखेंगे कि क्या ये चिकनी, समतल या अखंड है। देखिए, अपनी जो उंगली है वो अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई रचना मेरुदंड होती है। देखिए, जो मेरुदंड होती है यह छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। देखिए, जो पसली पिंजर होता है वो भी वक्र क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। देखिए, उपास्थि, ये हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, उपास्थि हड्डी जितनी कठोर नहीं होती, इन्हें मोड़ा जा सकता है, जैसे कि कान का ऊपरी भाग और कर्णपाली। देखिए, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। देखिए, आप अपनी अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस करते हैं? देखिए, क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, तो ये उपास्थि है। देखिए, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पेशी की। देखिए, जो पेशी होती है वो अस्थि को गति प्रदान करती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। देखिए, अपना एक हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? देखिए, दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको एक उभरा हुआ उभार दिखाई देता है? इसे हम पेशी कहते हैं। देखिए, संकुचित यानी कि लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। जब आप अपने हाथ को सामान्य स्थिति में लाएंगे तो फिर जो पेशी होती है तो ये सामान्य हो जाती है। देखिए, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर और मोटी हो जाती है और अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। देखिए, उन दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल होती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाना, वो वाली अवस्था आ जाती है। अस्थि की विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है।
जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। देखिए, पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। देखिए, अब हम जंतुओं की चाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए, सबसे पहला है केचुआ। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, लेकिन इनमें पेशियां होती है जो शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है। अब है घोंगे की बात करते हैं। देखिए, इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। ये घोंगे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। देखिए, यह कवच एकल एकक होता है और घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता चला जाता है। देखिए, जो घोंगा होता है, जो घोंगे होते हैं, उसकी कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण जब हम करते हैं तो ये चलना प्रारंभ करता है। तो हम सावधानी से कांच की यदि पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण करेंगे। तो देखिए, जब कवच का छेद खुलेगा तो खुलने पर उसमें एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते दिखाई देंगे। मोटी संरचना जो है वो इसका पाद या पैर होती है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब कांच की प्लेट को देखेंगे तो थोड़ा सा उसको झुकाएंगे, कांच की प्लेट को एक और थोड़ा झुकाएंगे तो जो पाद या पैर है उसकी लहरदार गति दिखाई देगी। देखिए, अब है तिलचट्टा। तिलचट्टा जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। अब है पक्षी। देखिए, इसमें जो अस्थि होती है इनकी वो हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। पक्षी हवा में भी उड़ लेते हैं और भूमि पर भी चलते हैं। देखिए, जो बत्तख है, हंस है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जल में तैरते भी है। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है। देखिए, उनकी जो अस्थियां होती है वो इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण अस्थियां हल्की और परंतु मजबूत होती है। देखिए, इनके जो पश्चपाद यानी कि पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद जो होते हैं इनके अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की जो अस्थियां होती है वो मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। अब हम मछली की बात करते हैं। देखिए, जो मछली होती है, मछली की जो आकृति होती है वो नाव की जो आकृति होती है उस तक काफ़ी मिलती जुलती है। देखिए, मछली का जो सिर और पूंछ है उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला होता है और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को हम धारा रेखे कहते हैं। देखिए, इनकी इसी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। देखिए, मछली का जो कंकाल होता है वो दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। अब है सर्प। देखिए, सर्प का जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण होती है और असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी हुई होती है, चाहे वे दूरी क्यों न हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेल देता है, इसलिए वह सर्प चलता है। देखिए, हमारा जो लेसन 8 है शरीर में गति, ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।